हेलो बच्चों। आज जो लास्ट हमारी जो स्प्रिंग जो लेसन है क्लास 12th का, उसका जो लास्ट पार्ट वो पढ़ते हैं आज हम। देखते हैं इसके बारे में क्या है। देखिए यहाँ पर देखिए, सविता ए यंग गर्ल ड्राइव इन ए पिंक ड्रेस। अब सविता एक लड़की का नाम है जो एक गुलाबी रंग की ड्रेस पहनी रहती है एक, ठीक है, और वो भी फीके रंग की। सिट अलोंग साइड एन ओल्डरली वोमन, और वो बैठी हुई होती है किसके पास में, एक बूढ़ी औरत होती है उसके पास में वो बैठी रहती है। सोल्जरिंग पीसेज ऑफ ग्लासेस, और वो जो कांच के टुकड़े हैं छोटे छोटे उनको क्या कर रही होती है, सोल्जरिंग मतलब जोड़ रही होती है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, और उसके हाथ हैं वो जैसे इस प्रकार से कार्य करें जैसे कोई मशीन कार्य करती है ना, मैकेनिकली मानी यांत्रिकी रूप से। टोंग्स जैसे वो होते हैं मशीनों के जैसे कोई पार्ट्स होते हैं जो कार्य करते हैं तेज़ी गति से, उसी तरीके से उस लड़की के हाथ थे वो कार्य कर रहे थे बड़ी तेज़ी से, और वो चूड़ियाँ बना रही थी। आई वंडर इफ शी नोज द सेंसिटिविटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक, और मैं बड़ी आश्चर्यचकित होती हूँ, लेखिका कहती है कि मैं इतनी आश्चर्यचकित होती हूँ कि वो लड़की जो बैंगल्स बना रही है उनकी सेंसिटिविटी है उसको जानती है कि नहीं जानती है। सेंसिटिविटी मानी होती है पवित्रता, कि जिन चूड़ियों वो बना रही है उसके बारे में वो जानती है पवित्रता या नहीं जानती। सी हेल्प्स मेक, जिसको बनाने में सहायता करती है। इट सिम्बलाइज एन इंडियन वोमन सुहाग, और ये जो चूड़ियाँ होती हैं लेखिका कहती है ये प्रतीक होता है किसका, भारतीय महिला के पति का। एक्सपीसनेस इन मैरिज, और ये बड़ा शुभ होता है, ये चूड़ी है ये किसमें, शादी में बड़ा शुभ माना जाता है इसको। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे वेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद द रेड वेल, एक ऐसा सवेरा आएगा, डॉन का मतलब होता है सवेरा, भोर। एक ऐसा सवेरा आएगा उसकी ज़िंदगी में जब उसके सर पे क्या होगा, रेड वेल होगा, मतलब लाल घूंघट होगा। ड्रेप्ड का मतलब होता है ढका होना, उसका सिर भी एक दिन लाल घूंघट से ढका हुआ होगा। हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना, और उसके हाथों में रंगी होगी क्या, लाल रंग की मेहंदी। आगे देखो, एंड रेड बेंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट्स, और लाल लाल रंग की चूड़ियाँ होंगी जो उसकी क्या होंगी, बिल्कुल कलाई पर पहनी हुई होगी। वो उस लड़की की बात कर रही है लेखिका। सी विल देन बिकेम ए ब्राइड, और उसके बाद वो क्या बन जाएगी, एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड मैन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, उस बूढ़ी औरत की तरह जिसके बगल में वो बैठी है, और वो कई सालों पहले क्या बन गई थी, वो दुल्हन बन गई थी। कौन, वो बूढ़ी औरत। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उस औरत के अभी भी हाथों में क्या है, कलाइयों में चूड़ियाँ पहन रखी हैं। बट नो लाइट्स इन हर आइज, लेकिन उसकी आँखों में क्या नहीं है, रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर भी खाना भी नहीं खाया। सी सेज, अभी हिंदी लाइन है ये, वो औरत कहती है, जो बूढ़ी औरत बैठी होती है लेखिका को, कि हमने हमारी ज़िंदगी में इतना संघर्ष किया कि हमने एक वक्त भी शेर भर के पेट भर के खाना नहीं खाया, समझे। सी सेज इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, और वो कहती है उस आवाज़ में जो उस आवाज़ में खुशी नहीं होती है, बिल्कुल ही फीकापन मासूमी दोहरी हुई होती है। शी हैज़ नॉट इन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ, अब कहती है कि उसने अपने पूरे जीवन में है ना कभी भी पूरा भोजन या पूरा खाना खाया ही नहीं, उसका इन्जॉय किया ही नहीं उसने, मतलब पूरी ज़िंदगी में आधी भूख उन्होंने निकाली है। दैट्स वाट शी हैज़ रिप्ड, और यही बात है जिसको बार बार क्या करती है, दोहराती है। हर हस्बैंड, अब उसके पति की बात करें, एन ओल्ड मैन, जो एक बूढ़ा आदमी विद ए फ्लोइंग बियर्ड, और जो उसकी फ्लोइंग बियर्ड का मतलब होता है, देखो एक ऐसी दाढ़ी होती है जो एडजस्ट नहीं होती है, ऐसा लगता है कि कई सालों से उसको कभी कटवाए नहीं है, बड़े बड़े बाल दाएं बाएं आड़े तिरछे, तो उस आदमी की फ्लोइंग बियर्ड है। और सेज, वो क्या कहता है, आई नो नथिंग एक्सपेक्ट बैंगल्स, कि मैं चूड़ियों के सिवा किसी को भी नहीं जानता, ठीक है, मतलब हमने जो कार्य किया जिसको जानते हैं अपनी ज़िंदगी में वो क्या है, सिर्फ चूड़ियाँ। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, जो मेरे पास था ना उसको मैंने क्या बनाया, अपने परिवार के रहने के लिए एक घर बनाया, बस इससे ज़्यादा मैंने कुछ किया ही नहीं मेरी ज़िंदगी के अंदर। जो मेरी कमाई थी उसका मैंने क्या बनाया, घर बनाया। हियरिंग हिम, उसको सुनते हुए, वन वंडर, मुझे आश्चर्य होता है, इफ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हाउ फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, कि उसने अपनी ज़िंदगी में क्या प्राप्त किया था, व्हाट मैनी हाउ फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, और वो बहुत
बहुत बार अपने जीवन में है ना नाकामयाब हुआ कुछ चीज़ पाने के लिए। उसने ऐसी कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं की। ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, उसने सिर्फ क्या प्राप्त किया, एक घर, उसके सिर के ऊपर क्या प्राप्त किया, उसने छत प्राप्त की, मतलब उसका घर प्राप्त हुआ, उससे ज़्यादा ज़िंदगी में वो कुछ कर नहीं पाया। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सपेक्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द मेकिंग बैंगल्स। अब जो कह रही है जो ऑथर कि ये पैसे नहीं होने का जो इनमें क्राई है ना, चिल्लाहट है कि इनके पास पैसे नहीं है, तो ये कुछ भी नहीं कर सकते टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट के सिवाय, किसके सिवाय, कैरी ऑन द बैंगल्स ऑफ मेकिंग बिजनेस, कि ये अपनी जो बिजनेस है इनका, चूड़ियों का, बैंगल्स का, इन्हीं को आगे बढ़ाने के सिवाय ये ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते। ये कुछ चीज़ के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इनकी सोच वहाँ तक सीमित है कि चूड़ियाँ खरीदनी है, बेचनी है, और खरीदनी है और बेचनी है। इसके सिवाय इन्होंने अपने जीवन में कुछ सोचा ही नहीं, क्योंकि इनके पास क्या नहीं है, पैसे नहीं है। आगे देखो, नॉट इवन इनफ टू ईट, यहाँ तक कि खाने के लिए पर्याप्त भी नहीं मिलता इनको। रिंग्स इन एवरी होम, लेकिन प्रत्येक घरों में क्या मिलती है, चूड़ियाँ मिलती हैं। खाना नहीं मिलता प्रत्येक घरों में, लेकिन क्या मिल जाएंगी, चूड़ियाँ मिल जाएंगी। द यंग मैन इट्स द लेमेंट फॉर देयर एल्डर्स, और यहाँ पर जो जवान लोग हैं ना, जवान आदमी हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी लेमेंट कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं अपने एल्डर्स का, अपने बड़े बुढ़ों का। बाप दादाओं ने वो काम किया, ठीक है, अब वो भी उसी काम में बिजी हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, लेकिन थोड़ा सा ही क्या है, समय के साथ बदला है, कुछ थोड़ा बदला, पूरा नहीं बदला। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, इन फिरोजाबाद, कहाँ पर, फिरोजाबाद शहर के अंदर। ईयर्स ऑफ माइंड नंबलिंग टॉयल हाउ किल्ड ऑल इंसेंटिव एंड द एबिलिटी ऑफ ड्रीम। अब कई सालों से क्या है कि इनके दिमाग में जो विचार चलते हैं ना, माइंड नंबलिंग का मतलब होता है इनके दिमाग में जो विचार चलते हैं, वो कई सालों से टॉयल हाउ किल्ड, वो पूरी तरीके से नष्ट कर दिए गए हैं, मार दिए गए हैं। ऑल इंसेंटिव, जो इनको फ़ायदा मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाया। एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और इनकी सपने देखने की जो सक्षमता ना, योग्यता है, उनको पूरी तरीके से क्या कर दिया गया है, मार दिया गया है। आगे देखो, वाई नॉट ऑर्गेनाइज यूरसेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव। अब लेखिका कहती है नीच जंगन से कि तुम अपना एक कोई संघ क्यों नहीं बना लेते हो। कोऑपरेटिव माने होता है संघ, यूनियन, जैसे हमारा ऑटो रिक्शा यूनियन होता है, लेबर यूनियन होता है, उसी प्रकार तुम भी अपना क्या बनाओ, एक यूनियन बनाओ। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैंने एक जवान लोगों का समूह था, उससे पूछा, हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्किल ऑफ द मिडिल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोरफादर्स। अब क्या कहता है, जो पहले से गिर चुके हैं उस विशियस सर्किल में। विशियस सर्किल का मतलब वो निर्दयी, क्रूर बोल सकते हैं, क्रूर या फिर गहरी खाई, एक गहरा गड्ढा है, एक क्रूर गड्ढा है जिसके अंदर वो गिर चुके हैं, ठीक है। ऑफ मिडिल मैन, और जो मध्यम वर्गीय लोग हैं ना, हु ट्रैप्ड देयर फादर, उन्होंने उनके पिताजियों को भी अपने जाल में फंसाया, एंड फोर फादर्स, और उनके जो दादाजी थे, पुरानी पीढ़ी के लोग थे, उनको भी अपने जाल में फंसाया था। किन्होंने, मिडिल मैन लोगों ने, क्योंकि गरीब लोग थे। इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज, अब क्या कहते हैं लोग कि यदि हम किसी संगठन को बना लेते हैं ना, वी आर द वंस, तो हम ऐसे लोग होंगे, हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, कि हमको पुलिस के द्वारा क्या कर लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा, बीटन पीटा जाएगा, एंड डायरेक्ट टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और जेल तक हमको क्या घसीटते हुए लेके जाया जाएगा कि कुछ गैर कानूनी कार्य करने के जुर्म में। जैसे वे ये बात कहते हैं, देयर इज़ नो लीडर अमोंग देम, हमारे अंदर कौन नहीं है, हमारा कोई लीडर नहीं है, ठीक है। नो वन हु कुड हेल्प देम, कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो उनकी सहायता कर सकता था। देम सी थिंग्स डिफरेंटली, चीज़ों को विभिन्न प्रकार से देखने से, क्योंकि वो एक ही प्रकार से चीज़ों को देखते थे, वो डिफरेंटली नहीं देखते थे ना, वो सोच पाते थे, क्योंकि उनके ऊपर बहुत प्रेशर था बड़े लोगों का, तो वो बड़ी मुसीबत में थे। देयर फादर्स आर एज राइट एज दे आर, उनके पिताजियों ने भी ऐसी कोशिश की थी कि जितनी वो खुद करते हैं अभी, ठीक है, क्योंकि उनके पिताजियों ने भी स्ट्रेप से बाहर निकलने की, जाल से बाहर निकलने की काफ़ी कोशिश की थी, जैसे कि वो अब जवान जो लड़के हैं वो कर रहे हैं। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पायरल दैट मूव फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी टू ग्रीड एंड टू द इनजस्टिस। अभी बात करते हैं एंडलेसली, मतलब असीमित रूप से, स्पायरल दैट मूव्स, कि हम ऐसी स्थिति के अंदर आ गए हैं जहाँ से हमको कोई मूव कर दे, मूव का मतलब होता है हमको यहाँ से हटा दे, ले जाए, फ्रॉम पॉवर्टी, हमारी इस गरीबी से, टू अपैथी टू ग्रीड, और ये एक संघर्ष है किसका, लालच का,
एंड टू इनजस्टिस, और ये हमारे साथ जो अन्याय है यहाँ से हमको कोई बाहर तो निकाले। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ हो जो हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन ऐसी कोई इंसान नहीं है जो इनकी मदद करना चाहे। गरीबी से भी बाहर नहीं निकाल सकता इनको। और जो लालच और अन्याय के ये बंधन में बंध गए हैं, जाल के अंदर ये बंध गए हैं, इससे बाहर निकलने की सपना देखते हैं लेकिन ये बाहर नहीं निकल पाते हैं। लिसनिंग टू देम, उसको सुनते, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड। अब लेखिका ने क्या कहा कि मैं जब उनको सुन रही थी तो मुझे दो प्रकार के अलग अलग संसार दिखाई दिए। बड़ा मोस्ट एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम में पूछ सकता है कि लेखिका ने किस प्रकार के दो अलग अलग संसार देखे थे उनसे बात करते हुए। तो पहला कौन सा देखो, वन ऑफ द फैमिली, एक परिवार है, कैट इन द वेव ऑफ द पॉवर्टी, जो गरीबी के जाल में पूरी तरीके से पकड़ा गया है, मतलब समाया हुआ है। बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ द कास्ट इन विच दे आर बोर्न। अब उनके ऊपर क्या है कि बोझ ला दिया गया है, किसका, स्टिग्मा ऑफ द कास्ट, जाति की बंधन का। ठीक है, मतलब जाति है, तुम नीची जाति के अंदर पैदा हुए हो, गरीबी के अंदर पैदा हुए हो, तो उन लोगों के ऊपर क्या डाल दिया, जाति का एक दब्बा लगा दिया। स्टिग्मा ऑफ कास्ट का मतलब जाति का दब्बा। इन विच दे आर बोर्न, जिसके अंदर वो क्या हुए, पैदा हुए। अदर विशियस सर्किल, और दूसरा एक जो निर्दयी या गहरी खाई, जो गोलाकार जो खड्डा, वो क्या उनके लिए, ऑफ द साहूकार, कि उन लोगों को कौन दबा के रखते हैं, साहूकार दबाते हैं, द मिडल मैन, मध्यम वर्गीय लोग, द पुलिस मैन, पुलिस वाले, द कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के जो रखवा वकील, एंड द ब्यूरोक्रेट्स, नेता, एंड द पॉलिटिशियन, राजनेता, इन सभी लोग क्या करते हैं, इनको दबा के रखते हैं, इनको कभी पनपने नहीं देते अपनी ज़िंदगी के अंदर। ठीक है, तो दूसरा संसार उसने ये देखा। तो ये दो चीज़ें हैं, दो प्रकार के संसारों को देख पाती है लेखिका यहाँ पर। तो इसको ये ऊपर से लेकर, यहाँ से लेकर देखो इनको, इनको यहाँ से लेके है ना, देखो यहाँ से लेकर वन ऑफ द फैमिली का, यहाँ से लेकर, और ये शुरू होता है हमारा यहाँ से, और ये ख़त्म होता है, देखो सॉरी, और ये यहाँ तक ख़त्म होता है इसका, पॉलिटिशियन तक। ठीक है, यहाँ तक। तो आपको दो संसार पूछे अलग अलग कि लेखिका किस संसारों को फेस करती है, दो संसार देखती हैं उन लोगों में, तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक। आगे देखो, टुगेदर दे हो इम्पोज द बैगेज, और वे लोग ना साथ मिलकर क्या करते हैं, उनके ऊपर दबाव देते हैं, द बैगेज, उनसे भीख मांगने का कार्य करते हैं, ऑन द चाइल्ड, उन बच्चों से, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जो कभी भी अपने जीवन में विकसित हो नहीं सकते। बिफोर ही इज़ अवेयर, उनके जागरूक होने से पहले, ही एक्सेप्ट, वो लड़का इस जाति के अंदर पैदा हुए जो इंसान है, ही यहाँ प्रयुक्त हुआ है उन लड़कों के लिए जो इन जाति के अंदर पैदा होते हैं, वो इस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं एज नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, एज हिज फादर, जैसे कि उनके पिताजी ने इस चीज़ को स्वीकार किया था। किस चीज़ को, गरीबी को, इस बंधन को, है ना, और यहाँ इस बंधन में जीना, इस दबाव में जीना, ये चीज़ों को वो स्वीकार कर लेते हैं। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ अलग चीज़ करने का मतलब है कोई हिम्मत दिखाना, साहस दिखाना। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और ये जो हिम्मत है ना, उसकी जीवन का कोई पनपने का उनका कोई भाग नहीं है, मतलब हिम्मत नहीं करते हैं, साहस नहीं दिखाते हैं वो अलग करने का। व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीर्ड, जब मैंने मुकेश की आंखों में वो चमक देखी, महसूस की, तो आई एम चीर्ड, तो मुझे बड़ी खुशी मिली। मुकेश ने बोला था ना कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, मोटर मैकेनिक। तब लेखिका कहती है कि मैंने इस लोगों में सिर्फ एक ही लड़के को देखा जो डिफरेंटली सोचता है, अलग प्रकार सोचता है, तो ये बात मैंने महसूस की मुकेश में। और वो क्या बनना चाहता है, आगे देखो, आई वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक, और मैं क्या बनना चाहता हूँ, मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वो इस बात को बार बार दोहराता है। ही विल गो टू द गैरेज एंड लर्न, और वो कहाँ जाएगा, गैराज जाएगा, और वहाँ जाकर क्या सीखेगा, मोटर मैकेनिक का कार्य सीखेगा। बट द गैराज इज़ ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैराज है वो उसके घर से बहुत ज़्यादा क्या है, दूर है। आई विल वॉक, ठीक है, मैं जाऊँगा। ही इंसिस्ट, वो इस बात पर दबाव देता है। डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, अब लेखिका उससे पूछती क्या तुम्हारा ऐसा कोई सपना भी है क्या, तुम हवाई जहाज भी उड़ाना चाहते हो। ही इज सडनली साइलेंट, तभी वो अचानक से चुप हो जाता है। नो, और कहता नहीं। ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, ज़मीन की तरफ देखता हुआ, मतलब ऊपर नहीं देखता, उसकी निगाहें कहाँ होती हैं, ज़मीन की तरफ। इन हिज स्मॉल मरमर,
उसकी इस छोटी सी बड़बड़ाहट में देयर इज़ एन एम्ब्रेसमेंट, थोड़ी सी क्या दिखाई दी देखिएगा, वो एक शर्म महसूस दिखाई दी। ठीक है, उसको शर्म दिखाई दी, जैसे वो लड़का शर्मिंदा हो रहा है। दैट हैज़ येट नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, लेकिन ये शर्म है ना इसकी अभी किसी दुख के अंदर परिवर्तित नहीं हुई थी। उसका सपना था, वो बनना चाहता था। ही इज़ द कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, अब वो बड़ा कंटेंट का मतलब स्थिर होना, नियत होना, लेकिन उसका सपना अभी भी स्थिर था, नियत था, ऑफ कार्स, गाड़ियों को लेकर। दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज ओन, जिन गाड़ियों को वो हमेशा देखता था अपनी गली के नीचे आते जाते हुए, हर्टलिंग करते हुए। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, और कुछ एक हवाई जहाज़ों को देखता था जो कहाँ से उड़ती थी, फिरोज़ाबाद के ऊपर से उड़ती थी। तो ये हमारा जो चैप्टर है लोस्ट स्प्रिंग, इसका लास्ट पार्ट हमने पूरा कर लिया। लाइन वाइज ध्यान पढ़ें, इसका जो मीनिंग्स वगैरह हैं, और बड़ा ही मोस्ट ये मान लीजिए आप, ये क्या है, लेसन है एग्ज़ाम की दृष्टि से। बहुत प्रकार के प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो इसका विशेष ध्यान रखें। और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने डालूँगा। ओके, तो पढ़ते रहें।